हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुड ऑब्जेक्टिव। सो गाइज, हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आज हम उन सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एसएससी रेलवे की, सभी के लिए अगर आप सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक आपका हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी? जी नहीं, बिल्कुल सही सुना आपने कि हिस्ट्री आपका काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये आपका स्टैटिक जीके है, ये आपका स्टैटिक पार्ट है। अगर आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है कि महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु का नाम बताइए, राजनीतिक गुरु का नाम बताइए, तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले ही होगा, चाहे आप एयरफोर्स नेवी के एग्जाम में बैठे हैं या एसएससी रेलवे के। ये कभी चेंज नहीं होगा, ये फैक्ट है। सो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये सीरीज जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आज हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कवर करने वाले हैं। सो अराउंड 50 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, जहां से मैं आपको 100 से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। कैसे? तो भाई एक एक क्वेश्चन को जितना डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं उतना डिटेल में जाकर पढ़ेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चंस को एक स्टोरी की तरह लेकर चलना। आपको ये जो सेशन है ये एक स्टोरी की तरह समझना है, अदरवाइज आप जानते हैं कि हिस्ट्री कितनी बोरिंग है। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा सेशन को इंटरेस्टिंग बनाने की। चलिए जी, सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है भाई, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन कि विच वॉज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन। मनुष्य द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन सी थी? सबसे पहला मेटल कौन सा यूज किया था एक मनुष्य ने, इंसान ने? तो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका कॉपर, ऑप्शन नंबर ए। ये फैक्ट है, इसमें जानने के लिए और डिटेल में कुछ भी नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। यहां पर बोल रहा है व्हेन द फर्स्ट मेटल टूल केम इनटू बीइंग इट वाज यूज्ड फॉर, यानी जब पहला धातु उपकरण अस्तित्व में आया, जब वो बना, तो इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया था? भाई मेटल मुझे मिल गया पहला, कौन सा? कॉपर। अब मैंने क्या किया कि भाई पहला मेटल टूल बना लिया, औजार आप बोल सकते हैं या उपकरण बोल सकते हैं हिंदी में। तो वो मैंने किस चीज़ के लिए यूज़ किया होगा? तो भाई उस टाइम पे जो हमारे इंसान थे, जो मनुष्य थे, वो इतने ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया भाई, इसका यूज़ किया जंगलों को साफ करने में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। पोर्ट मेकिंग की अगर बात की जाए तो ये काफ़ी बाद में आया। हाउस बिल्डिंग की उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो क्या थे भाई, आदि मानव थे, जंगल में रहते थे। तो उन्होंने क्या किया, जंगल में रहते थे तो जंगलों को साफ करने में, वहाँ पर पेड़ वगैरह काटने में उस टूल का यूज़ किया। व्हील वगैरह ये सब क्या है, ये बाद में आएंगे। अभी इन्होंने जो पहला टूल है, पहला जो धातु उपकरण है, उसका यूज़ ये कर रहे हैं जंगल को साफ करने में, जंगल को क्लियर करने में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर। बोल रहा है द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ मैन इन पैलियोलिथिक एज वॉज। अब पैलियोलिथिक का एक वर्ड लिखा हुआ है, तो ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। पैलियोलिथिक 2 वर्ड से मिलकर बना है भाई। एक वर्ड है यहाँ पर पैलियोस, पैलियोस जिसका मतलब होता है ओल्ड यानी पुराना, और दूसरा जो लिथिक है ये बना है लिथोस से, जिसका मतलब है स्टोन। तो पैलियोलिथिक का मतलब क्या हो गया भाई, पैलियोलिथिक एज यानी ओल्ड स्टोन एज। तो मुझसे पूछा है कि भाई पुरा पाषाण युग में मनुष्य का सबसे बड़ा आविष्कार कौन सा था? तो आविष्कार काफ़ी सारे हुए थे, काफ़ी सारे आविष्कार किए थे, लेकिन मुझसे क्या पूछ रहा है कि भाई जो मेन, जो सबसे बड़ा आविष्कार था वो कौन सा था? तो सबसे बड़ा आविष्कार था फायर का, आग का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ भाई और कौन से इन्वेंशन किए थे, तो जो स्टोन है उनसे इन्होंने काफ़ी सारे टूल्स बनाए थे, उपकरण बनाए थे। इन्होंने निडल बनाया था, मेटल निडल, और इन्होंने क्या बनाया था भाई, बो एंड एरो यानी तीर कमान बनाए थे, और रहने के लिए अपना शेल्टर भी बनाया था इसी एज में, पैलियोलिथिक यानी ओल्ड स्टोन एज में। तो आविष्कार काफ़ी सारे हुए थे, लेकिन मुझसे पूछा है ग्रेटेस्ट इन्वेंशन, तो सबसे बड़ा आविष्कार यहाँ पर इस एज का फायर था, आग। क्लियर? आगे आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। यहाँ पर बोला है द इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड ड्यूरिंग। फ्लरिश का मतलब होता है विकास होना या फिर उभर कर आना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कब हुआ? तो सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ आपका 2350 से लेकर 1750 के बीच। 2350 से लेकर 1750 के बीच। क्लियर? ये आपकी डेट है, इसको याद कर लीजिएगा। फैक्ट है, जानने के लिए इसमें और ज़्यादा कुछ भी नहीं है।
नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। बोल रहा है द मेन चैनल्स ऑफ आर नॉलेज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन आर। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो हमें नॉलेज मिलती है, जो हम उसके बारे में जानते हैं, जो ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, उसका मुख्य स्रोत क्या है, मेन चैनल क्या है भाई, कहाँ से हमें उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तो अगर बात की जाए तो हमें जानकारी इंस्क्रिप्शन से भी मिलती है यानी शिलालेख से, सिक्कों से भी मिलती है, और जो हमारी पांडुलिपियां हैं उनसे भी मिलती है। लेकिन मुझसे पूछा है मेन चैनल क्या है भाई, मुख्य स्रोत क्या है, तो मुख्य तौर पर मुझे जानकारी मिलती है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से, यानी पुरातात्विक खुदाई से उसके बारे में मुझे जानकारी, नॉलेज उसके बारे में मिलती है। तो ये जो वर्ड जहाँ पर मेन लग जाए वो आपको याद रखना है। जैसे वहाँ पर था कि भाई सबसे बड़ा इन्वेंशन, ग्रेटेस्ट आ गया था वहाँ पर, तो कौन सी थी, आग थी, क्योंकि इन्वेंशन वहाँ पर भी बहुत सारे हुए थे। और अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए प्रेजेंट में, क्वेश्चन नंबर 5 की, तो यहाँ भी भाई बहुत सारे स्रोत से हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है, शिलालेख से, पांडुलिपियों से, सिक्कों से मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, मुख्य तौर पर पुरातात्विक खुदाई से जानकारी मिलती है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर। बोल रहा है द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था, मेन ऑक्यूपेशन क्या था। तो यहाँ पर भी वही चीज़ कि भाई ऑक्यूपेशन की अगर बात की जाए, व्यवसाय की बात की जाए, तो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग जो थे वो खेती भी करते थे, एग्रीकल्चर भी करते थे, पशुपालन भी करते थे, शिकार भी करते थे और व्यापार भी करते थे। काम सारे होते थे पुराने टाइम से ही। लेकिन अगर बात की जाए भाई मेन ऑक्यूपेशन क्या था, मुख्य तौर पर क्या व्यवसाय था, तो वो था आपका एग्रीकल्चर, कृषि। यानी ज़्यादातर लोग जो थे वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे, फार्मर्स थे। इसके अलावा ट्रेडिंग भी करते थे भाई, व्यापार करते थे, और पोट्री का भी काम था। क्लियर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पर आपसे पूछा है द फेमस फिगर ऑफ अ डांसिंग गर्ल फाउंड इन एक्सकवेशन ऑफ हड़प्पा वॉज मेड अप ऑफ। यानी हड़प्पा की खुदाई में जो एक डांसिंग गर्ल की फेमस फिगर मिली है, एक स्कल्पचर मिला है, वो किस चीज़ से बनी हुई है, ये मुझसे पूछा है। तो भाई वो किस चीज़ से बनी हुई है, तो वो बनी थी आपकी ब्रॉन्ज से, कांस्य से। और कांस्य को ये जो ब्रॉन्ज बोलेंगे इंग्लिश में, और ये कहाँ पर मिली, तो भाई ये मिली थी इनको मोहनजोदड़ो में। जगह का नाम आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि जो डांसिंग गर्ल का फेमस फिगर मिला वो कहाँ पर मिला, तो वो मिला आपको मोहनजोदड़ो में। अब मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसी से रिलेटेड रखेंगे कि भाई मोहनजोदड़ो को और क्या कहा जाता है। मोहनजोदड़ो इज ऑल्सो नोन एज, तो इसको हम माउंड ऑफ द डेड भी बोलते हैं, यानी मृतकों का टीला। माउंड ऑफ द डेड यानी मृतकों का टीला। तो ये एक फैक्ट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। यहां पर बोल रहा है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड इन। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आपने पढ़ा होगा कि भाई एक ग्रेट बाथ जो है वो पाया गया था, उसकी खोज हुई थी। ग्रेट बाथ यानी महान स्नानागार, जो नहाने का एक बहुत बड़ा सा जगह बना रखी थी उन्होंने, उसकी बात हो रही है, ग्रेट बाथ उसको बोलते हैं। तो उसकी जो खोज हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, कहाँ पर पाया गया था ये, तो ये पाया गया था मोहनजोदारो में। जहाँ पर वो नाचती हुई लड़की मिली थी, डांसिंग गर्ल का मूर्ति मिली थी, वहीं पर ये क्या मिला है, ग्रेट बाथ। क्लियर। और ये देखा गया है कि भाई ये जो है काफ़ी अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ था ग्रेट बाथ को। जो ईंटें वगैरह हैं काफ़ी इन्होंने अच्छे से एक वेल मैनेज्ड वे में इन्होंने लगाई हुई थी, और ये ऐसा लग रहा था कि भाई एक बड़े दुर्ग का हिस्सा है। दुर्ग मतलब समझते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे किटाडेल। तो ऐसा लग रहा था कि भाई इट्स अ पार्ट ऑफ लार्ज किटाडेल कॉम्प्लेक्स। ये जो महान स्नानागार है, ग्रेट बाथ है, कहाँ पर पाया गया, तो ये पाया गया मोहनजोदारो में। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर। यहाँ पर है कि भाई विच गॉड लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंस एज द फर्स्ट डेटी ड्यूरिंग द लेटर वैदिक पीरियड। तो पूछ रहा है कि भाई जो लेटर वैदिक पीरियड था, यानी जो बाद का वैदिक काल था, उसमें कौन से भगवान हैं, कौन से देवता हैं जिन्होंने अपने प्रथम देवता होने की इंपॉर्टेंस, महत्व को खो दिया। तो ये हैं, यहाँ पर आपका आ जाएगा भाई इंद्र। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, इंद्र। होगा क्या कि भाई जो आपका लेटर वैदिक पीरियड है उसमें इंद्र ने अपने पहले देवता होने का महत्व खो दिया, क्योंकि जो आपका अर्ली वैदिक पीरियड है
जो शुरुआती टाइम है वहां पर इंद्र को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, इनको प्रथम देवता के रूप में माना जाता था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, वैदिक काल का जो लेटर पीरियड था, जो बाद में आने वाला समय था, उसमें क्या हुआ, तो इन्होंने अपने प्रथम देवता का जो महत्व था वो खो दिया। क्लियर? सो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगर बात की जाए ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद का मतलब क्या है भाई, सिंपल सा कि अर्ली वैदिक पीरियड। तो जो शुरुआती टाइम था उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवता किसको माना जाता था, तो वहां पर भाई इंद्र को माना जाता था। शुरुआती टाइम में इंद्र को माना जाता था इन अर्ली वैदिक पीरियड, और जैसे ही लेटर वैदिक पीरियड आया तो इन्होंने अपना महत्व प्रथम देवता के रूप में खो दिया, यानी अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं बचे। नेक्स्ट आइए आगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है द वैदिक डेटी इंद्र वॉज द गॉड ऑफ, यानी जो ये हमारे वैदिक देवता इंद्र हैं ये किस चीज के देवता हैं, हवा के, अनंतकाल के, बारिश और गरज के, या आग के। तो इंद्र जो हैं ये देवता हैं आपके रेन एंड थंडर के, यानी बारिश और तूफान के, बारिश और गरज के। सो ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। यहां पर बोला है विच इज द ओल्डेस्ट वेद। तो भाई सबसे पुराना वेद कौन सा है ये आपसे पूछा है, तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। इसका आंसर आप मुझे बताने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यहां पर बोला है द वर्ड विद फ्रॉम विच वेद हैज बीन डिराइव्ड मीन्स। तो एक वर्ड है विद एक वर्ड है जहां से हमारा वर्ड वेद बना है। तो मुझसे पूछा है कि वेद बनाने के लिए जो हमने वर्ड विद का यूज किया है इसका क्या मतलब है, तो भाई इसका सिंपल सा मतलब है क्या, नॉलेज यानी ज्ञान। तो वेद आप पढ़ते हो तो क्या मिलता है भाई, ज्ञान मिलता है। वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये ड्राइव किससे हुआ है, भाई विद से लिया गया है। तो वेद का मतलब क्या होता है, नॉलेज यानी ज्ञान। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 15 पर। बोला है उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांतास आर डैश इन नंबर, यानी उपनिषद जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है ये संख्या में कितने हैं, तो ये संख्या में है 108। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, 108। तो भाई जितने भी क्वेश्चंस आपके फैक्चुअल हैं उनको मैं फैक्ट्स के तौर पर करा रहा हूं, बाकी जहां पर डिटेल आ सकती है वहां पर डिटेल में हम स्टडी करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 आपका है जैनिज्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स नॉन एज। तो जैन धर्म को 2 संप्रदायों में बांट दिया गया था और मुझे बताना है वो 2 संप्रदाय कौन कौन से हैं। तो यहां पर आपका आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, श्वेतांबर एंड दिगंबर। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, तो श्वेत मतलब आप जानते हैं श्वेत का मतलब होता है सफेद। तो श्वेतांबर जो है ये सफेद कपड़े पहनेंगे, श्वेत का मतलब सफेद होता है, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये क्या करेंगे भाई, ये सफेद कपड़े पहनेंगे। और अगर बात की जाए दिगंबर की तो ये कपड़े नहीं पहनेंगे, ये न्यूडिटी में बिलीव करते हैं, यानी ये वस्त्र नहीं पहनेंगे, ये नेकेड रहेंगे पूरी तरीके से बिना कपड़ों के। और इनमें अंतर क्या है, तो भाई दूसरा अंतर ये है कि जो श्वेतांबर हैं इनका मानना है कि जो औरतें हैं, जो विमेन है, उनको लिबरेशन मिल सकता है, लिबरेशन यानी मुक्ति। तो श्वेतांबर का मानना था कि वुमेन्स को मुक्ति मिल सकती है, लिबरेशन मिल सकता है, लेकिन दिगंबर ऐसा मानते थे कि विमेन्स को लिबरेशन नहीं मिल सकता, मुक्ति नहीं मिल सकती। ये इनके बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। क्लियर? सो यहाँ पर आपको मैंने इसके बारे में डिटेल में बता दिया। अब आपसे ये भी पूछ सकता है कि विमेन्स को लेकर दोनों के बीच में क्या अंतर था, इनके सोच में क्या अंतर था। तो आप बता सकते हैं कि भाई श्वेतांबर कौन थे, तो ये विश्वास रखते थे कि वुमेन्स को मुक्ति मिल सकती है, लिबरेशन मिल सकता है। लेकिन दिगंबर्स जो हैं वो मानते थे कि विमेन्स को लिबरेशन नहीं मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। देन आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। यहाँ पर पूछा है द 4th बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय, यानी चौथा बुद्ध परिषद किसके द्वारा आयोजित किया गया था। तो ये किया गया था भाई कनिष्क के द्वारा। चौथा 4th जो था ये किसके द्वारा, कनिष्क के द्वारा। और कहाँ पर, तो ये आपका किया गया था कनिष्क के द्वारा कुंडल वन में। ये किया गया था कुंडल वन में, जो कहाँ पर है, तो भाई ये है कश्मीर में, कुंडल वन। अब यहाँ पर देखिए मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जो पहला हुआ था वो हुआ था आपका अजात शत्रु के द्वारा।
अजात शत्रु के द्वारा हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था राजगृह में, राजगृह में हुआ था। फिर इसके बाद दूसरा हुआ बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल, ये किसके नेतृत्व में हुआ? तो ये हुआ था कालासाका। क्लियर? कालासाका के नेतृत्व में हुआ। और कहाँ पर हुआ? तो ये हुआ था वैशाली। यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? वैशाली। इसके बाद तीसरा कहाँ पर हुआ? तो सबसे पहले तीसरा हुआ आपका अशोक के नेतृत्व में, अशोक ने आयोजित कराया था। और कहाँ पर? तो ये कराया था पाटलिपुत्र में। तो इसको याद करने की देखिए बहुत ही आसान सी ट्रिक है कि भाई यहाँ पर जो पहला हुआ, पहला किसने किया? ए ने, फिर के ने, फिर ए ने, और फिर लास्ट में के ने। तो यहाँ पर सीक्वेंस क्या बन गया भाई? ए के। तो पहला किसने किया? पहला किया अजातशत्रु ने, दूसरा किया फिर कालासाका ने, तीसरा किया अशोक ने, और चौथा किसने किया? कनिष्क ने। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो जैसे यहाँ पर क्वेश्चन बना है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल से, हो सकता है आपसे फर्स्ट के बारे में पूछे, तो उसका आप बता देंगे कि भाई अजातशत्रु ने आयोजित किया था कहाँ पर? राजगृह में। दूसरा कालासाका ने किया था कहाँ पर? वैशाली में। इस तरीके से। चलिए जी, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? द ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ महावीर आर कंटेन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। यानी महावीर की जो मूल शिक्षाएं हैं वो निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में निहित हैं? कौन से टेक्स्ट में उनको लिखा गया है? तो यहाँ पर भाई आंसर हो जाएगा आपका पूर्वाज, 14 पूर्वाज, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 12 अंगास की, तो ये किससे रिलेटेड है? ये जैन धर्म से रिलेटेड है, जैन धर्म से रिलेटेड। और जैन में भी स्पेशली श्वेतांबर वाला जो आपका वो है, श्वेतांबर वाला जो सेक्ट है, संप्रदाय है, उससे रिलेटेड है। अगर बात की जाए त्रिपिटकास, तो ये किससे संबंधित है? ये बुद्ध से संबंधित है। सेम उसी तरीके से जातक जो है ये भी किससे? बुद्ध से संबंधित है। तो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल डिटेल में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। यहाँ पर बोला है हु रोट कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था भद्रबाहु ने। कल्पसूत्र किसने लिखा था? ये भद्रबाहु ने लिखा था। और इसके अंदर क्या है? तो वह इसके अंदर जो त्रिपिटका हैं, तीर्थंकार हैं, जो आपके तीर्थंकार हैं, उनकी बायोग्राफी लिखी गई है। स्पेशली जो पार्श्वनाथ थे और जो महावीर थे, उनकी बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। किसमें? कल्पसूत्र में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला राष्ट्रीय शासक माना जाता है? तो भाई ये माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। अब ये शासक तो सभी थे, सभी ने राज किया था, चंद्रगुप्त मौर्य हो, अशोक हो, या चंद्रगुप्त वन, या कनिष्क हो। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को ही हमने पहला राष्ट्रीय शासक या फर्स्ट नेशनल रूलर क्यों माना? तो इसलिए माना क्योंकि जो भारत है, जो इंडिया है, उसने अपना पॉलिटिकल यूनिटी अचीव की थी। यानी राजनीतिक तौर पर जो एकता है, राजनीतिक एकता अचीव की थी किसमें? तो भाई मौर्यन डायनेस्टी के काल में जो पॉलिटिकल यूनिटी है वो हमने अचीव की थी। राष्ट्रीय जो आपकी राजनीतिक एकता है उसको हमने अचीव किया था। ये कब किया था? मौर्यन डायनेस्टी के अंदर। और मौर्यन डायनेस्टी के संस्थापक कौन है? फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए इनको फर्स्ट नेशनल रूलर कहा जाता है इंडिया का। क्लियर? क्योंकि इन्होंने पूरी नेशन को एक यूनिटी प्रोवाइड की। इनकी जो डायनेस्टी थी उसने, मौर्यन डायनेस्टी के जो अंतर्गत भारत ने पॉलिटिकल यूनिटी यानी अपनी राजनीतिक एकता अचीव की। और इनके फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसीलिए इनको नेशनल रूलर कहा जाता है, फर्स्ट नेशनल रूलर। देन आइए नंबर 21 पर। ये बोल रहा है द स्टोन एज पीपल हैड द फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड। तो पाषाण युग के लोगों ने पहला क्या पाला था? कौन सी चीज पाली थी? तो यहां पर आ जाएगा भाई डॉग्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सबसे पहला जानवर जो पाला था वो कुत्ता पाला था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा यहां पर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22। बोल रहा है द गॉड विद 3 हेड्स एंड हॉर्न्स सराउंडेड बाय एनिमल्स रिप्रेजेंटेड ऑन अ सील फ्रॉम मोहनजोदारो इज सेड टू बी। यानी एक इंसान, एक भगवान है
तीन सर और सींग वाले भगवान, जिनको चारों तरफ से क्या है भाई जानवरों ने घेरा हुआ है, वो मोहनजोदड़ो के सील पर आपको मिलते हैं, रिप्रेजेंट किए जाते हैं। तो वो कौन से भगवान हैं? यानी मोहनजोदड़ो के अंदर क्या है, एक सील मिली थी, एक सील मिली थी जिस पर यह दिखाया गया था एक भगवान है तीन सींग वाले, तीन सर और सींग वाले, और जानवरों ने उन्हें घेरा हुआ है। तो बताइए वो कौन से भगवान हैं, ये मुझसे पूछा है। सो यहाँ पर आंसर होगा भाई ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। क्योंकि वरुण हो, इंद्र हो या विष्णु, आप जानते हैं भाई ना तो तीन सर वाली चीज़ है और ना सींग, सींग वाले भगवान नहीं है ये। लेकिन पशुपति यहाँ पर हो जाएगा क्योंकि ये सबसे हटकर हैं। तो ये वो भगवान है जिनके तीन सर हैं और सींग है, और इनको क्या है, जानवरों से चारों तरफ से घेरा हुआ है। ऐसा मुझे कैसे पता चला भाई, कहाँ से पता चला? तो जब मोहनजोदड़ो से सील मिली थी उस पर ऐसा दर्शाया जा रहा था। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स डाइड वाइल प्लेइंग चौगान। तो भाई निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय हुई? तो चौगान क्या है, ये एक खेल है, आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे पोलो होता है या गोल्फ होता है, तो ये उसके जैसा है, बिल्कुल सिमिलर। तो वो खेलते हुए, चौगान खेलते हुए किसकी मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पर मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। होता क्या है भाई, इसमें घोड़ा होता है, घोड़े से आप जाते हैं, हाथ में आपके स्टिक होती है, और आप जैसे सेम पोलो या गोल्फ में होती है, आप बॉल को स्ट्राइक करते हैं, सेम उसी तरीके से होता है। तो जब ये चौगान खेल रहे थे तो अपने घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु हो गई, कुतुबुद्दीन ऐबक की, चौगान खेलते हुए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 24 पर। बोल रहा है राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ बिल्ट द फेमस कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री टू कोमेमोरेट हिज विक्ट्री अगेंस्ट। यानी मेवाड़ के राणा कुंभ जो थे, इन्होंने क्या किया भाई, इनकी जो है जीत हुई थी, इन्होंने एक जीत हासिल की थी, तो उसके उपलक्ष्य में इन्होंने जो प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ है उसका इन्होंने निर्माण कर दिया, जिसको हम टावर ऑफ विक्ट्री भी बोलते हैं। तो मुझसे पूछा है कि भाई ये किससे जीत कर आए थे, किससे जीत हासिल की थी जब इन्होंने कीर्ति स्तंभ बनवा दिया? तो इन्होंने हासिल की थी जीत मालवा से, ऑप्शन नंबर डी। मालवा के जो महमूद खिलजी हैं उनसे इन्होंने युद्ध जीता था, वहाँ पर इन्होंने जीत हासिल की और इन्होंने चित्तौड़ किले के अंदर बना दिया कीर्ति स्तंभ, जिसको हम बोलते हैं टावर ऑफ विक्ट्री या विजय स्तंभ। क्लियर? तो जीत किससे हासिल की थी भाई? मलवा के महमूद खिलजी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर। बोल रहा है द किंग हु डिड नॉट अलाउ एनीबडी टू लाफ इन हिज कोर्ट वाज। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? तो पता नहीं भाई ये कहाँ से क्वेश्चन आया है, ये पूछा है मुझसे वह राजा जिसने अपने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं दी थी। अब पता नहीं इनको क्या खुन्नस थी, लेकिन ये अपने दरबार में किसी को भी हंसने की अनुमति नहीं देते थे, कोई भी नहीं हंस सकता। तो ये कौन थे भाई? ये थे आपके बलबान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, बलबान। क्लियर? ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बलबान। नेक्स्ट आइए नंबर 26 पर। बोल रहा है द सिटी ऑफ आगरा वॉज फाउंडेड इन 1504 बाय। आगरा शहर जो है उसकी स्थापना 1504 में हुई, तो किसके द्वारा हुई? तो भाई आगरा की खोज आप सभी जानते होंगे सिकंदर लोधी के द्वारा की गई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और कब की गई? तो 1504 में। ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन यही आए कि भाई किसके द्वारा की गई थी और आप आंसर दे देंगे सिकंदर लोधी। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी के द्वारा किस साल की गई, तो वहाँ पर हो जाएगा 1504। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है द शाहनामा वॉज रिटन बाई। तो शाहनामा किसके द्वारा लिखा गया था? तो यहाँ पर ये लिखा गया था फिरदौसी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इन्होंने इसे लिखने में 33 साल का समय लिया था। ये एक पर्शियन पोइट थे, कवि थे, और ये इन्होंने क्या लिखा था? शाहनामा, एक लॉन्ग एपिक पोएम लिखी थी, एक कविता लिखी थी जो 33 साल में पूरी हुई थी। आपसे पूछ सकता है कहाँ से थे, तो भाई ये पर्शियन पोएट थे, पारसी। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 28 पर। यहाँ पर बोला है फॉर हिज अनबाउंडेड जेनरोसिटी हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सुल्तान्स वॉज टाइटल्ड बाय ऑल राइटर्स ऑफ द टाइम एज लाख बख्श और गिवर ऑफ लैक्स। तो यहाँ पर पूछा है भाई कौन इतना उदार था जिसकी उदारता के लिए सभी जितने भी उस टाइम के लेखक थे उन्होंने उस सुल्तान को लाख बख्श कहा या लाखों का दाता कहा। कौन था इतना ज़्यादा उदार, इतना ज़्यादा दयालु? तो यहाँ पर भाई आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक।
कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये बहुत ही ज़्यादा उदार थे और इनके इस निर्बाध उदारता के लिए जितने भी उस टाइम के लेखक थे सभी ने उन्हें क्या टाइटल दिया, उन्हें क्या लिखा, तो भाई उन्हें टाइटल दिया लाख बख्श का या लाखों का दाता। सो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है। नेक्स्ट आइए आगे क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत वाज। तो दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? तो आधिकारिक भाषा थी पर्शियन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। छोटा सा फैक्ट है, इसको याद कर लेंगे जल्दी से। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 30। यहां पर बोला है इन कृष्णदेव राय कोर्ट अष्टदिग्गज वार द। तो कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में अष्टदिग्गज थे, अष्टदिग्गज थे। तो ये अष्टदिग्गज कौन थे ये मुझसे पूछा है। तो अष्टदिग्गज ये किसको कहा जाता है? तो भाई ये थे इनके 8 ग्रेट पोएट्स यानी कवि। अब इनके नाम क्या थे? तो ये आप सर्च करेंगे, गूगल करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई ये 8 कवि इनके नाम क्या थे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे और ये कौन थे? तो भाई ये 8 ग्रेट पोएट थे उसके दरबार के, उनके कोर्ट के। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31 पर। बोल रहा है हु सेड राम एंड रहीम आर द 2 डिफरेंट नेम ऑफ द सेम गॉड। यानी किसने कहा था कि राम और रहीम एक ही भगवान के 2 अलग अलग नाम हैं? तो ये भाई कहावत है, ये कहा था आपका कबीर ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये कबीर का कथन है और इसके द्वारा ये क्या करना चाहते थे? तो भाई ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी लाना चाहते थे, एकता लाना चाहते थे। लेकिन असल में भारत के अंदर ऐसा कभी भी नहीं हो पाया। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कथन किसका था। तो ये बात कही थी कबीर ने, कबीर का कथन था कि राम और रहीम एक ही भगवान के 2 अलग अलग नाम हैं। नेक्स्ट आइए नंबर 32 पर। बोला है बाबर लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर इन 1526 बाय डिफीटिंग। तो बाबर ने 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो मुझे पूछ रहा है कि किसको हराकर, किसको पराजित करके मुगल साम्राज्य की नींव रखी? तो किसको हरा कर रखी थी? यहां पर आपका आंसर आ जाएगा भाई इब्राहिम लोदी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इब्राहिम लोदी। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच ये जो युद्ध हुआ था इसी को बोलते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का प्रथम युद्ध। और इसमें बाबर जीत गया और मुगल एम्पायर की नींव इसने रख दी, शुरुआत इसने कर दी। आपसे ईयर भी पूछ सकता है, तो भाई कौन से साल में? 1526। ये भी पूछ सकता है कि भाई कौन सा युद्ध हुआ था जिसमें बाबर ने जीतकर मुगल एम्पायर का जो है नींव रखी थी, फाउंडेशन रखी थी। तो कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्लियर? आगे आइए नंबर 33 पर। बोला है तिमूर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रीजन ऑफ। यानी किसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया? तो किसके शासनकाल में किया था? ये किया था आपका नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। सबसे पहले याद रखिए कि उस समय पर तुगलकों का राज था, तुगलकों का राज था। तो या तो होगा फिरोज तुगलक या होगा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो एग्जामिनर देखिए कितना चालाक बनता है, चतुर बनता है कि वो नसीरुद्दीन महमूद के आगे शाह तुगलक नहीं लिखता, शाह तुगलक नहीं लिखता, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि भाई ऑप्शन में सिर्फ एक ही तुगलक दे रखा है, आप इसको टिक करके आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। तो आपको ध्यान देना है कि तिमूर जो है वो भारत में आक्रमण उसने किया था किसके शासनकाल में? नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के शासनकाल में। क्लियर? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए नंबर 34 पर। बोल रहा है द दिल्ली सल्तनत वर्चुअली एंडेड ड्यू टू इन्वेजन ऑफ। दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण लगभग समाप्त हो गई थी? तो किसके आक्रमण के कारण हुई थी? तो नादिर शाह के आक्रमण के कारण। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अब ये नादिर शाह कौन है? तो ये ईरान का शासक है, ईरानियन रूलर है। और इसने क्या किया? तो भाई इसने जो है दिल्ली में आकर, ठीक है जी, इसने क्या किया? मुगल का जो पिकॉक थ्रोन था, जो उनका मुकुट था, वो ये इसने लूट लिया, लूट कर ले गया। कोहिनूर जो हीरा था वो लूट कर ले गया। और एक और हीरा था, कौन सा? दरियाए नूर। दरियाए नूर नाम का एक और हीरा था, डायमंड था, ये उसको भी लूट कर ले गया। तो हुआ क्या भाई? नादिर शाह की वजह से जो दिल्ली सल्तनत थी वो लगभग समाप्त हो गई। दिल्ली सल्तनत इसके आक्रमण की वजह से लगभग समाप्त हो गई। सो याद रखेंगे भाई नादिर शाह। और ये कौन था? तो ये ईरानियन रूलर था।
नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 35 पर। यहां पर बोला है मोहम्मद बिन तुगलक ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। भाई मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी। क्यों कर दी? तो हुआ क्या था, देखिए उस टाइम पर ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसको बोला जाता है वाइज फूल। इसको क्या बोला जाता है? वाइज फूल। वाइज फूल का मतलब जानते हैं, यानी बुद्धिमान मूर्ख। अब ऐसा क्यों बोला जाता है? तो ये जो इंसान था भाई, इसने सोच बहुत कुछ रखा था, इसने सोच बहुत कुछ रखा था और अच्छा अच्छा सोच रखा था, लेकिन ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था, या अगर इम्प्लीमेंट करता था तो उसको सही तरीके से चला नहीं पाता था। ये इसके साथ कंडीशन थी। तो हुआ क्या भाई, उस टाइम पे इसको डर था मंगोल से, जो मंगोल्स हैं उनसे इसको डर था। तो इसने क्या किया कि भाई इसने अपनी जो राजधानी है वो दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी। तो रीज़न क्या था भाई? रीज़न यही था, टू प्रोटेक्ट हिज कंट्री फ्रॉम अटैक ऑफ मंगोल्स। तो ये सारे इंसानों को लेकर, सारे आदमियों को लेकर दिल्ली से कहाँ चला गया? दौलताबाद चला गया। किसके डर से? मंगोलों के डर से। और ये जो गया था भाई दिल्ली से दौलताबाद, ये कितनी दूरी थी? तो ये थी 1500 किलोमीटर। अब 1500 किलोमीटर की जर्नी थी तो कुछ तो रास्ते में ही निकल लिए, और जो कुछ इंसान बचे थे वो नई जलवायु में ढल नहीं पाए तो वो भी निकल लिए। यानी ये जो लेके गया था काफ़ी सारे इंसानों को, काफ़ी सारे लोग जो हैं वहाँ पर निकल लिए, तो काफ़ी नुकसान हुआ। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइज फूल। और फिर क्या किया इसने? तो भाई 2 साल बाद ये फिर से दिल्ली आ गया, दोबारा से दिल्ली आ गया। तो इसने क्या किया भाई? किया बहुत कुछ इसने, बहुत सारी जो हैं काफ़ी नई नई चीज़ें लगाई, जैसे टोकन करेंसी वगैरह ये लाया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था। इसीलिए इसको बोलते हैं वाइज फूल। वाइज इसलिए क्योंकि ये काफ़ी कुछ सोच पाता था, और फूल इसलिए कि ये उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता था, उसको सही तरीके से रिजल्ट नहीं ले पाता था उसका। क्लियर? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर। बोला है हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल ऑफ नौरोज इन इंडिया। यानी निम्नलिखित में से किसने भारत में नौरोज के प्रसिद्ध पारसी त्योहार की शुरुआत की? तो नौरोज का एक त्यौहार होता है, और ये क्या है? ये किसका त्यौहार है? तो भाई ये ईरानी जो हैं, ईरान और जो पारसी हैं, ईरानियन और पर्शियन का ये न्यू ईयर है, नया साल है। फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग सीजन का जो फर्स्ट डे होता है, जो पहला दिन होता है, उसको ये बोलते हैं नौरोज। और ये भारत में किसने स्टार्ट किया था? तो ये स्टार्ट किया था बलबान ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्लियर? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 37 पर। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है 2.5 दिन का झोपड़ा बिल्ट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक इज लोकेटेड इन। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मॉन्यूमेंट बनवाया था, 2.5 दिन का झोपड़ा कहते हैं। तो पूछा ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर बनवाया था? तो ये बनवाया था इसने अजमेर में, राजस्थान। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर राजस्थान में क्या बनवाया था? तो भाई 2.5 दिन का झोंपड़ा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश में भी बोलेंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा और हिंदी में भी बोलेंगे 2.5 दिन का झोंपड़ा। नेक्स्ट आइए नंबर 38 पर। क्वेश्चन है हु रॉट तुगलकनामा। तुगलकनामा किसने लिखा था? तो तुगलकनामा लिखा था भाई आपका अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, अमीर खुसरो। क्लियर? फैक्ट है, याद कर लेंगे, छोटा सा है, तुगलकनामा अमीर खुसरो। नेक्स्ट आइए नंबर 39। बोल रहा है द मिडिवल रूलर हु वाज द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश अ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज। तो भाई यहाँ पर पूछा है कि मध्य युग, मध्यकालीन शासक, जो मध्यकालीन युग था उसका कौन सा शासक था जिसने कृषि मंत्रालय स्थापित किया था सबसे पहले? तो जैसा मैंने कहा कि भाई यहाँ पर आ जाएगा मेरा मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसने सोच काफ़ी कुछ रखा था, काफ़ी चीज़ें ये लागू करता था, लेकिन उसको ये जो है सही तरीके से चला नहीं पाता, रेगुलेट नहीं कर पाता था। तो सबसे पहले देखिए उस टाइम पे इसने कृषि मंत्रालय सबसे पहले स्थापित कर दिया था, कृषि मंत्रालय स्थापित कर दिया था, लेकिन चला नहीं पाया, वहाँ भी फेलियर। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? वाइज फूल, समझदार मूर्ख, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे आइए नंबर 40 पर। लिखा है लेट नो मैन आस्क अ मैन्स सेक्ट और कास्ट हुज डिक्टम वाज दिस। यानी किसी भी व्यक्ति से उसके संप्रदाय या जाति का मत पूछो। क्लियर? भाई कौन से संप्रदाय से है वो, कौन सी जाति से है, ये नहीं पूछना। ये किसका हुक्म था? तो ये हुक्म था रामानंद का।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा भाई, रमानंद। नेक्स्ट आइए नंबर 41 पर, बोल रहा है हु लेड द फाउंडेशंस ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, यानी भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी। तो पुर्तगाली जो भारत आए थे भाई, अब पहले कौन आया ये नहीं पूछा गया, पहले कौन आया ये नहीं पूछा गया, आपसे पूछा है कि पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखी, यानी किसने उनको इस्टेब्लिश करना स्टार्ट किया, फाउंडेशन रखी। तो फाउंडेशन रखी थी अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये कौन थे, तो भाई ये पुर्तगाली जनरल था। इसने क्या किया, तो इसने गोवा जो था उसको हड़प लिया, कैप्चर कर लिया। किससे छीन लिया, आदिल शाह से। इसने गोवा छीन लिया किससे, आदिल शाह से। क्लियर, तो यही है वो भाई जिसने जो है फाउंडेशन रखी, नींव रखी पुर्तगीज पावर की भारत में। अदरवाइज पहले जो आए थे वो सिर्फ व्यापार, उन्होंने क्या किया, सामान लिया, ले जाकर वहाँ बेच दिया। तो उन्हें क्या है, उन्होंने इस्टेब्लिश कुछ नहीं किया, सिर्फ उन्होंने व्यापार किया। जो इस्टेब्लिशमेंट किया वो किया अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। नेक्स्ट आइए, गोवा वॉज कैप्चर्ड बाय द पुर्तगीज इन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि भाई इसने क्या किया था, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने, इसने गोवा को कैप्चर कर लिया था, कब्जा कर लिया था उस पर। और किससे छीना था, आदिल शाह से छीना था। कब छीना था ये क्वेश्चन बन गया, तो याद रखिए एडी 1510 में, 1510 में, 1510 में इसने जो है वो उस पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट आइए नंबर 43 पर, बोल रहा है इन 1757 सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड बाय। 1757 में, 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था, तो भाई सिराजुद्दौला को हरा दिया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और ये जो 1757 की लड़ाई है, 1757 की लड़ाई है, यही है बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, उसमें सिराजुद्दौला को रॉबर्ट क्लाइव ने हरा दिया था। और इसका कारण, तो भाई कारण ये था कि जो सिराजुद्दौला का कमांडर इन चीफ था, जो सेनापति था मीर जाफर, वो भी जाकर किससे मिल गया था, रॉबर्ट क्लाइव से। और जो इसके बैंकर वगैरह थे, फाइनेंशियर वगैरह थे, अमीन चंद वगैरह, वो भी सब जाकर किससे मिल गए थे, रॉबर्ट क्लाइव से। तो गद्दारी इन्होंने कर दी, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हो गई प्लासी के युद्ध में 1757 में जो लड़ा गया था। किसने हराया, रॉबर्ट क्लाइव ने। चलिए जी, नेक्स्ट आइए नंबर 44 पर, बोल रहा है हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके संस्थापक कौन थे, किसने इस्टेब्लिश किया था, तो ये इस्टेब्लिश किया था कोलबर्ट ने, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। याद रखिए किसने इस्टेब्लिश किया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कोलबर्ट ने। और पारसी की जो पावर थी उसको इस्टेब्लिश किसने किया था भारत में, तो वो किया था अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने। 45 पर आइए, विच इंडियन किंग रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर हेल्प टू ड्राइव द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया, यानी किस भारतीय राजा ने भारत से अंग्रेजों को भगाने के लिए नेपोलियन से मदद का अनुरोध किया। तो ये कौन थे, तो भाई ये थे आपके टीपू सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इन्होंने नेपोलियन से अनुरोध किया था, मदद की मांगी थी उनसे कि भाई हमको जो है ब्रिटिश को, जो अंग्रेज हैं उन्हें खदेड़ना है, बाहर फेंकना है, तो आप हमारी मदद कीजिए। टीपू सुल्तान, और ये जो टीपू सुल्तान है इन्हीं को बोला जाता है टाइगर ऑफ मैसूर, टाइगर ऑफ मैसूर। आगे आइए नंबर 46 पर, नंबर 46 देखिएगा, यहां पर बोला है द मराठा पावर रीच इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द पेशवाशिप ऑफ। तो मराठा शक्ति किसके पेशवाशिप के दौरान अपने चरम सीमा पर पहुंच गई, तो ये चरम सीमा पर थी बालाजी दो के पेशवाशिप के दौरान। जब पेशवा बालाजी दो थे, द्वितीय थे, उस समय पर मराठा जो पावर थी, जो शक्ति थी, वो अपने चरम सीमा पर थी, जेनिथ पर थी। क्लियर। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 47 पर। क्वेश्चन नंबर 47 है विच वॉज द फर्स्ट न्यूज़पेपर टू बी पब्लिश्ड इन इंडिया। तो भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था, भाई इसका आंसर देंगे आप। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करने वाले हैं कि भाई कौन सा पहला न्यूज़पेपर था जो भारत में प्रकाशित हुआ। 48 पर आइए, बोला है द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉज। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो पहला गवर्नर जनरल था भाई वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हुआ। और वॉरेन हेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है बंगाल के नेतृत्व में, बंगाल के रिस्पेक्ट में, तो इसने जो द्वैत शासन था,
जो ड्वेल गवर्नमेंट वाला सिस्टम था उसको बंद किया था। द्वैत शासन जो था बंगाल के अंदर, ड्वेल गवर्नमेंट जो थी उसको इसने बंद कर दिया था 1773 में, 1773 में। और ये स्टार्ट किसके द्वारा हुआ था? तो स्टार्ट किया था ये क्लाइव ने, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको स्टार्ट किया था 1765 में। क्लियर? इसको याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा कि भाई ये जो है स्टार्ट किसने किया? तो स्टार्ट किया रॉबर्ट क्लाइव ने। कब? 1765 में, 1765 में क्लाइव के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया और वॉरेन हेस्टिंग ने इसको ख़त्म किया 1773 में। जो द्वैत शासन है, ड्वेल गवर्नमेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है ड्वेल गवर्नमेंट से, द्वैत शासन से। नेक्स्ट आइए नंबर 49, बोला है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट टू एम्फेसाइज द इंस्ट्रक्शन इन साइंस एंड लिटरेचर थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज वाज नेसेसरी फॉर बिल्डिंग अप मॉडर्न इंडिया। अरे कहना क्या चाहते हो? क्वेश्चन बहुत ही बड़ा है दिखने में, लेकिन असल में आसान है। हिंदी में देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से विज्ञान और साहित्य में निर्देश पर जोर देने वाला पहला व्यक्ति था? यानी कौन सा वो इंसान था जिसको लग रहा था कि अगर हमें मॉडर्न इंडिया बनाना है, डेवलप करना है, तो हमें क्या करना होगा कि भाई जो हमारा विज्ञान और साहित्य है उसके जो निर्देश हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंग्लिश लैंग्वेज में देने चाहिए। तो ये थे हमारे राजा राम मोहन रॉय। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा भाई, राजा राम मोहन रॉय सबसे पहले इनको लगा था कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो देने चाहिए हमारे साइंस और लिटरेचर के, ताकि हम मॉडर्न इंडिया जो है डेवलप कर सकें। नेक्स्ट आइए नंबर 50 पर। यहां पर बोल रहा है वंदे मातरम वॉज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भाई वंदे मातरम को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था? कौन से सत्र में गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका 1896 वाला जो सेशन था उसमें, 1896 वाले सेशन में। और किसने गाया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। और ये जो सेशन था 1896, इसकी प्रेसिडेंटशिप कौन कर रहे थे? तो प्रेसिडेंटशिप कर रहे थे आपके रहीमतुल्ला एम सयानी। ठीक है जी, रहीमतुल्ला एम सयानी कर रहे थे, जो आपके सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। ये आपके सेकंड मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन के। पहले कौन थे ये आप कमेंट करने वाले हैं कमेंट बॉक्स में। पहले नंबर पर कौन से मुस्लिम थे जिन्होंने आपका राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की मेजबानी की थी, प्रेसिडेंटशिप की थी? ये सेकंड थे रहीमतुल्ला 1896 में। और इनकी प्रेसिडेंटशिप में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया था। कहाँ पर? राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र में। चलिए जी, 1896 हो जाएगा, यहाँ से इतनी जानकारी। आगे आइए नंबर 51 पर। बोला है हु वॉज द फर्स्ट इंग्लिश मैन टू प्रेसाइड ओवर अ कांग्रेस सेशन। भाई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला पहला अंग्रेज कौन था? अब यहाँ पर बच्चे लगा कर आते हैं ये ह्यूम, जो कि गलत है। यहाँ पर भाई आंसर होगा जॉर्ज यूले। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज यूले। ये कौन थे? ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, प्रेसिडेंटशिप की थी। क्लियर? अब ये तो थे पहले अंग्रेज। अब अगर मैं पूछता हूँ कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी जिन्होंने मेज़बानी की थी, अध्यक्षता की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन की? बताइए पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? तो इसका आंसर दीजिएगा। और यदि मैं पूछता हूं पहली इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, इसका भी आंसर देना है आपको कमेंट बॉक्स में। सो यहाँ पर हमने जितने भी क्वेश्चंस थे ये कवर किया आपके हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से इतने क्वेश्चंस कर लेंगे तो भाई काफ़ी कुछ अचीव कर जाओगे। हिस्ट्री आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। कोई भी एग्जाम देने जाना, आकर मुझे बता देना भाई कितने क्वेश्चंस लगे। क्लियर? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया और लाइक अभी तक नहीं किया तो भाई जाते जाते लाइक बटन ज़रूर दबा देना। बाकी थैंक यू एवरीवन।